है, यहाँ टॉपिक चल रहा है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से प्रॉब्लम ही चल रही है। ऐसा नहीं है, देखो फिजिक्स में थोड़ी बहुत कम होती है और न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा होता है, वही पूछा जाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल, और थ्योरी का जो टाइम है वो लिमिटेड होता है। मान लो कूलम्ब्स लॉ है, हमें आपको पढ़ाना है तो कितनी देर लगेगी, 1 घंटा, आधा घंटा, वो भी 1 दिन। अब बाकी 4 दिन 5 दिन क्या चलेगा, न्यूमेरिकल। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा, वहाँ भी यही होगा, 1 दिन हम आपको थोड़ी देर थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद क्या होगा, फिर लगातार उसमें क्या चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकली की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप हमारे पास आए हैं भाई। थ्योरी थोड़ा पूछी जाती है एग्जाम में, क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो एक उसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोग छोटे थे तो इंग्लिश में बुक पढ़ी थी, वहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा था, शेक्सपियर का था, हैप्पीनेस बट एन एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस इज बट एन एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप कभी सीरियल देखे होंगे तो सीरियल में आधे टाइम तो प्रपंच चलता है, बीच बीच में एक आधे एपिसोड ठीक आ जाते हैं। वैसे ही अपनी लाइफ के साथ इट इज अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये पूरा ड्रामा ही पेन का है। समझ में आ रहा है। एंड देयर आर सम एपिसोड्स ऑफ हैप्पीनेस। याद रहे, मेरा नहीं वो शेक्सपियर का है, ये शेक्सपियर का मैंने पढ़ा हुआ है, तो बड़ी अच्छी चीज लगी हमको कि कुछ ऐसे समय होते हैं, पल होते हैं जहाँ पर हमको खुशी लगती है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया। बोलो, लाइफ इज एन एपिसोड ऑफ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। बीच बीच में कुछ हैप्पीनेस के क्या होते हैं, एपिसोड होते हैं। हैप्पीनेस इज बट एन एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो लाइफ जो होती है दैट इज जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जैसे शेक्सपियर का भी है ना, उनके कष्ट ज़्यादा रहे हों, ठीक है। लेकिन मैं वैसे भी आप देखें, स्टूडेंट के हिसाब से भी हम बात करें तो जो सब्जेक्ट होता है वो मैक्सिमम जो होता है आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होता है। बीच बीच में थ्योरी की थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं, पढ़ने का मन करने लगता है, और जैसे सवाल आ जाते हैं फिर वही स्पीड ब्रेकर आ गया, अच्छा ये भी करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब आप रोज जैसे आप हमसे पूछें क्या हाल है, बहुत परेशान है, रोज ये बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों भैया, आपने कहा सर सवाल नहीं निकल रहे, रोज मत बोला करो, ये तो हमको पता ही कि नहीं निकल रहे। आप उनको लगाइए, 2 लगाइए, 4 लगाइए, 10 लगाइए, जितने की आप प्रैक्टिस कर पाए करते रहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। रोज का रोज उसका रोना रोना कि नहीं ये है वो है, क्या करें, बड़ी बुरी हालत है, क्या सेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये तो होना ही है, इट इज द लाइफ। आज इस चीज के लिए रो रहे हो, कल किसी और चीज के लिए रोगे, रोना तुम्हारे लाइफ भर चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए आप पैसा कमा लोगे तो किसी और चीज के लिए रो लोगे, और अगर कुछ पैसा नहीं कमाओगे तो पैसे के लिए रोगा। बात समझ, किसका मोबाइल है, बहुत बढ़िया रही ठीक। अपने को पता चले ना चले, दूसरे को ये भी पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल हो जाएगा। बंद नहीं करना, कोई गाना हो तो पूरा सुना जाएगा। चलिए, वेरी गुड। कहाँ तक पढ़ाया था बताइए, कौन सा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर, हाँ। आज हम लोगों को पढ़ना है, हेडिंग डाल लेंगे पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ना है सर, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल लें पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स। कौन सा वाला करा दिया था बेटा मैंने, हाँ मैंने आपको 18 वाला करा दिया था। कौन सा वाला कराया था, 22 करा दिया था, 18 भी करा दिया था, 22 19 हुआ है, 19 कराया था कि नहीं कराया था। नहीं एग्जैक्टली बताइए कौन कौन सा कराया था। जो नहीं थे क्लास में पहले वाले, कुछ लोग तो पहले की कॉपी खोले बैठे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है।
हमने 22 तक करा दिए थे क्यों? एक क्वेश्चन इसमें 23 वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है क्यों? एक क्वेश्चन आपका इसमें 23 गिवन है और 23 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 23 ये कह रहा है कि दो बॉल हैं इस पे, मतलब पेंडुलम है और दोनों पर चार्ज है Q और ये हमारा सेंटर हो गया L और S, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब ये कह रहा है ग्रेविटी फ्री, इसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है ग्रेविटी फ्री, इसका इस्तेमाल किया है बोलो ग्रेविटी फ्री। ग्रेविटी फ्री का मतलब जानते हो क्या होता है? G बराबर क्या होता है बोलो? 0 होता है। ग्रेविटी फ्री का मतलब है G बराबर क्या है? 0। आया समझ में कि नहीं आया? ग्रेविटी फ्री का मतलब होता है G बराबर क्या है? 0। बात को समझिए। ये हमारा ग्रेविटी फ्री है, ये चार्ज Q हो गया, ये वाला चार्ज क्या हो गया? Q। ये वाला लेंथ L हो गया, ये वाला लेंथ क्या हो गया? L हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब ये कह रहा ग्रेविटी नहीं है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। अब ये देख, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। क्यों हो गया कि नहीं हो गया है? और इनके दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री। जरूरी नहीं कि कठिन क्वेश्चन आए, कुछ आसान भी आ जाते हैं। आया समझ में? ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए बहुत सारे टफ भी थे, तो कई लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि कठिन ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है? बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा दिमाग में कि यार ये तो सारे कठिन कठिन करा रहे हैं, टीचर का नाम ही कठिन है। जैसे पहले के कवि लोग नहीं होते थे, अपने नाम के आगे लिख देते थे शिव मंगल सिंह सुमन, नहीं समझ में आ रहा, निराला लिख देते थे, वैसे हमारे नाम के पीछे लग गया विनोद दीक्षित कठिन, है ना? मतलब भाई साहब हम पढ़ाने आएंगे तो कठिन ही क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा कोई विचार मन में मत रखना। जो एग्जाम में आता है वही आपको कराया जाएगा। एग्जाम में आसान भी आते हैं, टफ भी आते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे। हमारा अपना कोई कुछ नहीं है। अगर कल को आपको बुरा भला लगे तो कूलम के बारे में सोचना, लॉ किसका है, हमारे बारे में कोई गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। भाई हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया, कम समझ में आया तो बता दोबारा बता दे। अब तुम कहोगे नहीं सर ये क्यों बता रहे हैं, तो भैया आई डोंट नो बिकॉज कूलम इज देयर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये आपका जो है आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था ग्रेविटी फ्री है, सुनिए ग्रेविटी फ्री है, और अगर ग्रेविटी फ्री है तो दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना? ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, लग रहा है। एक बार क्वेश्चन में फोर्स पूछ लिया था, क्वेश्चन में फोर्स क्या पूछ लिया था बच्चा? ये इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो तो K, और ये Q और Q तो क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर, A बराबर क्या हो गया? K, और Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। नोट कर लीजिए, है ना? टेंशन पूछ सकता है, ये F के बराबर होगा। नोट कर लीजिए इसको, कितना फोर्स होगा और कितना एंगल होगा। व्हाट विल बी द फोर्स एंड व्हाट विल बी द एंगल। कितना फोर्स होगा और कितना एंगल होगा, ये पूछा जा रहा है। कितना फोर्स होगा और कितना एंगल होगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। चलिए, तो कूलम्स लॉ में आपको हमने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला बताने के बाद प्रॉब्लम्स कराए। प्रॉब्लम में भी 3 कैटेगरी के प्रॉब्लम थे। पहला फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तीसरा कौन सा कराया? पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम कराया, इक्विलिब्रियम वाले, है ना? तो ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए। अब एक आखिरी इसमें बचा हुआ है, कूलम्स लॉ में हेडिंग डाल लेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ इन
वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। है ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई मान लो, इसको जेड मान लो। पहले थोड़ी देर रुक करके आपको समझाते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या समझाते हैं? पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो ये आपने बनाया ओरिजिन, क्या बनाया? अब यहाँ से आप देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट की पोजीशन का जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं r1, और इस पॉइंट की पोजीशन का जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? r2 बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? ये क्या हो गया बोलो? r1। ये क्या हो गया? r2। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है? r1। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है? r2। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? r1 एंड r2, इनको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोला जाता है? या इनका एक नाम और होता है बच्चा, रेडियल वेक्टर। क्या नाम होता है? रेडियल वेक्टर, है ना। क्या नाम बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर या रेडियल वेक्टर। नोट कर लेंगे। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला जो वेक्टर होता है उसका नाम पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला जो वेक्टर होता है उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। r1 और r2। यस आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लगाओ तो। आपकी आवाज आ रही है? नहीं वो नहीं समझा। हाँ हाँ समझ में आया। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले आपको बताएं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। आप देखिए ये कौन सी पोजीशन है? P1। ये कौन सी पोजीशन है? P2। ये कौन सा वेक्टर है? R1। ये कौन सा वेक्टर है? R2। अब सुनिएगा, इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलें, P1 से P2 चलेंगे, तो ये जो वेक्टर होता है इसका नाम होता है R21। क्या नाम होता है? R21। और अगर P2 से P1 जाएंगे तो वेक्टर का नाम क्या होता है? R12। क्या नाम होता है? समझ में आया? आप अगर P1 से P2 की तरफ चलेंगे तो वेक्टर का नाम है R21, और अगर P2 से P1 जाएंगे तो वेक्टर का नाम, ये जो R21 लिखा है और ये जो R12 लिखा है, ये दोनों के दोनों कौन से वेक्टर कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या नाम होता है इनका भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम होता है। क्या नाम होता है? बताओ भाई, कहाँ से कहाँ तक? P1 से P2 जाने पर कौन है? बोलो R21। P1 से P2, और P2 से P1 जाने में कौन है? ये दोनों हमारे कौन से वेक्टर हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आएगा R21 बराबर है माइनस R12। क्यों? R21 बराबर किसके होता है? माइनस R12 के होता है। क्लियर है? R21 बराबर किसके होता है? माइनस R12 के। R12 जो है डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, आप लखनऊ से कानपुर जाएं, कानपुर से लखनऊ आएँ, दूरी बराबर है, केवल डायरेक्शन का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? इधर से वहाँ जाएंगे तो भी 85 किलोमीटर है, उधर से यहाँ जाएंगे तो भी 85 किलोमीटर है। नीचे से ऊपर चढ़ के आए, सीढ़ी मान लो 15 है तो उतरते समय भी 15 ही मिलेंगी, 16 ना हो जाएंगी। बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये R21 है और ये हमारा क्या हो गया?
R12, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चा बराबर होता है। R12 और R21 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। लिख लेंगे, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ठीक, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आएगा। जो मैग्नीट्यूड R12 का है वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, बस केवल डायरेक्शन का फर्क है। किसका फर्क है, डायरेक्शन। एक डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आ रही है बेटा, P1 से P2, एक कहाँ से आ रही है, P2 से P1। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वेक्टर पढ़ा रहे हैं, वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हमारी बिरादरी में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर देखिए काम की चीज़ सुनिए, है ना, हमारे कहने, भाई बंटवारा हो चुका है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है कि P1 और P2, अब आप डायग्राम दोबारा बनाइएगा, मैं इसी में बनाऊंगा। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जहाँ P1 आपने लिखा है, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ Q1, और जहाँ आपने P2 लिखा वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, Q2, है ना। आप डायग्राम दोबारा बनाइएगा बेटा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो Q1 वाला चार्ज है इस पर फोर्स इधर लगेगा, नाम बताओ फोर्स का, F12, और जो Q2 वाला है इस पर फोर्स लगेगा इधर, क्या नाम है, ये कौन है बच्चा, F12, ये कौन है, F21, ये हमारा F12 हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि नहीं, बोलो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं। तो हमें यही तो पता करना है कि इनका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, बोलो, इनका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, यही तो देखना है। तो देखना ध्यान से, जब आप यहाँ पर F12 लिखोगे तो कांस्टेंट के हो गया, Q1 Q2 का मॉड हो गया अपॉन R² हो गया, लेकिन जो डायरेक्शन F12 की है वही किसकी है, R12 की है ना। जो डायरेक्शन R12 की है वही किसकी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर R12 का कैप लिख दोगे कि नहीं लिखोगे, कैप क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन बताने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टोपी वाले वेक्टर की। चौराहे पे देखा होगा, खड़ा होता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, इधर उधर बस वहीं खड़ा रहता है, उसको कहते हैं टोपी वाला वेक्टर। कौन होता है वो, यूनिट वेक्टर। कौन होता है वो, बोलो, वो क्या करता, अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, टोपी वाला वेक्टर। क्यों, कौन सा वाला वेक्टर, टोपी वाला वेक्टर। तो यहाँ पर आ गया R12 के ऊपर क्या लगा है बेटा, कैप लगा है, R12 के ऊपर कैप लगा हुआ है। अब देखिएगा थोड़ा और इसमें काम करते हैं, क्या हो जाएगा, ये आएगा देखो F12 बराबर, ये आया K और Q1 Q2 अपॉन R², R12 कैप है, तो ये आएगा R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R है। नोट करें इसको, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर लिख दिया, नीचे क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड। नीचे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिख दिया है। एक के Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में लग गया वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से ये करेंगे कि F12 इक्वल्स टू K और Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3, और ये आएगा R12 वेक्टर। नोट कर लेंगे, ये आपका F12 वेक्टर फॉर्म में आ गया, आया। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन जब आता है तो कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेता है। फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वेक्टर का साइन लगा है तो नीचे क्यूब होगा, और अगर ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन लगा है तो नीचे क्या होगा, बोलो, स्क्वायर होगा।
अगर यूनिट वेक्टर है तो नीचे स्क्वायर आता है, ठीक है, नीचे जो है वो स्क्वायर आता है, ध्यान रखना है इसको। F12 बराबर है के और Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3। अब यहीं पर आप देखिएगा F21 लिखेंगे तो K और Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3, यहां पर आएगा R21 वेक्टर। क्या है ये? R21 वेक्टर हो गया। ठीक है, F12 और F21 केवल एक अंतर है, यहां F12 लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे, यहां F21 लिखोगे, यहां क्या लिखोगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक, ये तरीका। नीचे क्यूब लगा है, अगर ऊपर यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे स्क्वायर होगा, अगर ऊपर यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे स्क्वायर, अगर वेक्टर होगा तो क्यूब होगा। कई लोग इसको थोड़ा और एलोबरेट कर देते हैं, यहाँ पर जो R12 होता है इसको R1 माइनस R2 लिख देते हैं, और यहाँ पर R2 माइनस क्या लिख देते हैं, R1 कर देते हैं। तो देख लेना, अगर मान लो एलेबरेट करके दिया है तो ये लिख देना, क्या प्रॉब्लम है। अब ये डिपेंड करता है कि एलेबरेट किया है कि नहीं किया है, समझ में आया। एलेबरेट किया है कि नहीं किया है ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 और R12 वेक्टर है, और यहाँ लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3, और ये हमारा R21 वेक्टर है। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में थ्योरी वाली बात हो गई। अब आइए एक न्यूमेरिकल देखिए, ये ऑल इंडिया पीएमटी आपका नीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। ये देखो, ये प्रोटॉन हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ये ऐसे घूमता हुआ चला जा रहा है। अब ये पूछ क्या रहा है यहाँ पर, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। ये कह रहा फोर्स बिटवीन पूछ रहा है किसके बीच का, इन दोनों के बीच का कितना फोर्स है ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, ठीक, इन दोनों के बीच का फोर्स पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बहुत आसान है, कि ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। और अब आती है बात वेक्टर की, तो यहाँ लगा देना वेक्टर का साइन। अब सुनना ध्यान से, ये फोर्स अट्रैक्शन का है, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो कैसा फोर्स है ये, अट्रैक्शन का। कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन आपको शायद जानकारी होगी कि जो रेडियल वेक्टर है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है बताओ, बाहर की तरफ होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर आर कैप देखो बाहर जा रहा है, फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो माइनस आर कैप लगाओगे, कोई परेशानी है, बोलो सही बात है ना। तो F बराबर आएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप है, तो यहाँ से F बराबर क्या मिलेगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या लग जाएगा, आर कैप लगेगा कि नहीं लगेगा। आप आर कैप को अगर हटाना चाहो तो यहाँ पर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3, और यहाँ पर आर वेक्टर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, नोट कर लो। माइनस क्यों लगा है बताइए, क्योंकि फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर। रेडियल वेक्टर कहाँ जाता है, बाहर। ध्यान रखिएगा, रेडियल वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड होता है, रेडियल वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
F21 बराबर है K और Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 और ये हमारा R21 वेक्टर आ गया। R21 क्या है? R2 माइनस R1, R12 क्या है? R1 माइनस R2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लिया बेटा? चलिए, ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब जाकर के आपका कूलम्स लॉ हमने कायदे से ख़त्म कर दिया। क्यों? कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो हेडिंग हम लोगों को डालनी है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगली हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ी सी बात आपको पहले समझाएं फिर पढ़ाते हैं, है ना। है क्या कि जैसे मान लीजिए अर्थ का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अर्थ है, अर्थ में बाहर से कोई मास आता है तो अर्थ उसको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती? बोलो तो क्यों? जैसे ही अर्थ के फील्ड में आया कोई, अर्थ ने उसको अपनी तरफ क्या करना शुरू किया? अट्रैक्ट करना शुरू किया कि नहीं किया? बाहर से कोई भी मास आएगा, एक बार अर्थ के फील्ड में एंटर हुआ तो उसको अर्थ अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? बोलो, अर्थ विल अट्रैक्ट। कौन अट्रैक्ट करेगा बताओ? अर्थ विल अट्रैक्ट। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थ उसको क्या करेगी अपनी तरफ? बताओ, अट्रैक्ट करेगी। एनी प्रॉब्लम? एक बार अर्थ के फील्ड में आया तो अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करेगी? बोलो, अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही चार्ज में होता है। अगर कोई चार्ज रखा है और उसके पास कोई आया, उसके फील्ड के दायरे में आया, तो उसको अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों फोर्स आते हैं, रिपल्शन का भी आता है और अट्रैक्शन का भी आ जाता है। ग्रेविटेशन में केवल कौन सा होता है? अट्रैक्शन का होता है। ग्रेविटेशन में केवल कौन सा होता है? अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिक वाले में दोनों होते हैं, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। बात को आप समझ रहे होंगे मेरी? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर पास में आया तो क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन। और जैसे ही अट्रैक्शन रिपल्शन हुआ, हमको पता चल जाएगा हम फोर्स फील्ड के अंदर हैं। क्यों भाई? ऊपर से छत से कोई आदमी गिरा, बक्के से नीचे गया, क्यों? तुरंत एहसास हो जाएगा उसको फील्ड के अंदर है। अगर वही फील्ड के बाहर होता, आपने पढ़ा होगा बचपन में, मून में चले जाइए तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/6 होती है। तो अगर यहाँ 1 मीटर जंप लगाते हैं तो वहाँ 6 मीटर जंप लगाएंगे। आदमी को एहसास हो जाएगा हम हाई जंप कर लेते हैं। क्यों? सही बात है ना। जो यहाँ ना कर पाए वहाँ चला जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटी जो होती है उसके अंदर आने से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फील्ड के अंदर आने से। फील्ड सबका होता है, फील्ड सबका होता है। लाइट में भी देखिए, लाइट जल रही है, फील्ड है। अब आप थोड़ा दूर चले जाइए, थोड़ी और दूर चले जाइए तो दिखना ही बंद हो जाएगा, यहाँ लाइट जल भी रही है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? फील्ड एक होता है, मैग्नेट का भी होता है, इलेक्ट्रिक का भी होता है, ग्रेविटेशन में भी होता है। एक फील्ड एक वर्ड है, फील्ड एक स्पेस है, फील्ड एक रीजन है, एक जगह है जहाँ पर बाहर से अगर कोई चीज़ आएगी तो उस पर क्या लगता है? बताओ, फोर्स लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या किया बताओ, यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्यू चार्ज को रख दिया। अब हो क्या रहा है कि हम बाहर से एक चार्ज को लेके आए, क्यू नॉट। किसको लेके आए? क्यू नॉट को बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, है ना। यहाँ पर आप जैसे ही इसको लेकर के रखेंगे, इस पर क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। ये कौन सा चार्ज हो गया? बोलो, टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। जैसे ही चार्ज फील्ड के अंदर आया और जैसे ही फील्ड के अंदर आया, इस पर क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। और जैसे ही फोर्स लगेगा, समझ जाइएगा फील्ड के अंदर आया कि नहीं आया।
जैसे ही अंदर आया समझ जाइएगा क्या हो गया, बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, तो ये हो गया बेटा टेस्ट चार्ज। और एक बात और सुनिए, जितना फोर्स लगेगा अगर Q0 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम होता है। क्या नाम होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। छाप लीजिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई अगर आपसे राय चलते डेफिनेशन पूछ ले फील्ड की तो बता देना, क्या, द स्पेस, बात बिल्कुल नहीं, अराउंड अ चार्ज इन विच एनी एक्सटर्नल चार्ज experiences a force, any external charge experiences a force। कोई भी एक्सटर्नल चार्ज है अगर उस पर फोर्स लगने लग जाए तो समझ जाइएगा फील्ड के अंदर आ चुका है। The space around a charge in which any external charge experiences a force। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है भाई लोगों बड़ा छोटा होता है। टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए वेरी स्मॉल, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है टेंड्स टू जीरो। क्या बोला जाता है, टेंड्स टू जीरो बोला जाता है। टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी एक्सटर्नल चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज को फोर्स लगता है तो क्या होगा, समझ जाइए वो फील्ड के अंदर आया है। वो किसके अंदर आया है बोलो, फील्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये चार्ज आपने रख दिया, ये चार्ज यहाँ पर है, दोनों आपस में फोर्स लग रहे हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल एंड पॉजिटिव लिया जाता है। अब आइए गंभीर बात डिस्कस करते हैं। अब आपको कौन सी गंभीर बात है, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात ये डिस्कस करते हैं कि टेस्ट चार्ज छोटा क्यों लिया जाए, है ना। अर्थ के फील्ड में बाहर से मास आया, अर्थ ने उसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। अगर बाहर से सन आ जाए तो सन क्या करेगा, अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। इसलिए कहा जाता है अगर ये चार्ज छोटा नहीं होगा ना तो ये इसको डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं कर देगा। तो आप इसका कभी फील्ड पता कर पाओगे, कभी नहीं पता कर पाओगे। अगर आप इसका फील्ड पता करना चाहते हो तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्मॉल नहीं लिया तो इसका फील्ड आप कभी पता नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, कभी पता नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसका फील्ड पता करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लेके आना पड़ेगा। कोई कहे कि स्मॉल क्यों लाया जाता है तो बोल देना क्योंकि अगर ये बड़ा लाएंगे तो इसको क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम एक्चुअल फील्ड कभी नहीं बता पाएंगे। जैसे पहले के राजा महाराजा अपने बारे में फीडबैक लेने के लिए बेस बदल के आया करते थे। जैसे मान लो हमको भी अपना एक्चुअल फीडबैक लेना है तो हमको भी मूछें ऊँचे बड़ी सी लगा करके अजीब से बैठना पड़ेगा आपके बीच में, या जहाँ आप हॉस्टल में रहते हैं वहाँ जासूस लगाने पड़ेंगे, तब एक्चुअल फीडबैक पता चलेगा कि रात में हमारे बारे में क्या चर्चा होती है ना। तभी तो मैंने बोला वो कठिन नाम लग जाता होगा रात में जाकर, है ना, कि भाई बहुत कठिन पढ़ाते हैं, नाम रख देना चाहिए फलाना कठिन। क्यों, ऐसा है क्या भैया, है ना, नहीं है ना, नहीं लगाना लगा दे, है ना, उससे कोई फ़र्क थोड़ा पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, फीडबैक जब आपको लेना है तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राजा महाराज जी हैं, अपना फीडबैक भाई जनता को बुलाया, मेरा फीडबैक, तो हर आदमी कहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, सोशल मीडिया में बड़ा फ़ायदा होता है ना। आदमी ने अपनी तारीफ में वीडियो डाला, कमेंट सेक्शन में चले जाइए भाई साहब, पता चल जाता कि आपका फीडबैक कैसा
चला जाता कि नहीं चला जाता? अच्छा, मैं कहना नहीं चाहिए, कमेंट के चक्कर में हम वीडियो कम डालते हैं, नहीं समझे? कुछ लोग बहुत वीडियो डालते हैं, उठ पटांग के कमेंट होते हैं, लेकिन वो बेशर्म हो चुके होते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो फिर डालेंगे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अपने का बड़े इमोशनल हो जाते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, है ना? हमें लगता है आदमी जो, एक बार मैंने एक वीडियो डाल दिया, पुराना एक बच्चा था, कह रहा सर आपसे 2 साल पढ़े, बड़ी कठिन लगती थी फिजिक्स, बड़ी कम समझ में आती थी। अब हम बड़ा इमोशनल हो गए, हमने कहा भाई साहब, फिर बाद में हमने 2-3 महीने बाद सोचा, अरे तो फिजिक्स तो हर नीट के बच्चे को टफ लगती है। अब उसमें कोई ऐसी उसने बुरी बात तो कहने दी कि आप देखने में ख़राब लगते थे, या वीडियो में मत आया करिए, आपको देखकर गुस्सा आने लगता है। अच्छा, कई लोगों को देख के गुस्सा आने भी लगता है, जैसा मोदी आ जाए वीडियो में, आज संबोधन करेंगे, बड़ा गुस्सा आता है। तुम लोगों को ना आता होगा, हमें तो आने लग गया है। नहीं रही भाई, आदमी एक लिमिट तक तो ठीक लगता है, चलो ठीक है, एक बार देख लिया, अब रोज़ ही चले आ रहे हो तुम। ऐसे वो केजरीवाल आया करता था, कोरोना में आके बैठ जाता था, है ना? मन कर दो चांटे मारे, भाग यहाँ से, नहीं समझ में आ रहे भाई, मतलब कोई कामे धाम नहीं है ना? तो कई बार होता है वो फीडबैक, आप चले जाइए कमेंट सेक्शन में, उन लोगों को जाइए, अभी मोदी जी कल भी 10 बजे संबोधन किए हैं, 100 करोड़ वैक्सीन लग गई। अब भाई साहब पता तो चली गया लग गई, अब मोदी जी को कैसे लोग देखेंगे, नया दुपट्टा लिए, देखा कि नहीं देखा है, नया दुपट्टा लिए? अरे क्या यार, इस उम्र में आके तुम फैशन देख रहे हो, हर चीज़ मैचिंग की, दाढ़ी फलाना ढिकाना, नीचे से ऊपर मास्क, ये सब मैचिंग का है। आदमी इस उम्र तक आते आते चीज़ों को छोड़ता है, अब वो अपना रहे हैं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, भगवान करे और अच्छा करे, है ना, फैशनेबल हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या करना है, चार्ज को छोटा लेना है। कौन से चार्ज को बताओ? टेस्ट चार्ज को। क्यों छोटा लेना है? ताकि आपका जो पहले से चार्ज रखा है वो डिस्टर्ब ना हो। आप फील्ड किसका निकाल रहे हैं, इसका कि इसका? कैपिटल क्यू का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? पहले तो ये डिसाइड करो किसका फील्ड निकाल रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं निकल पड़ते हैं घर से, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, आ रहे हैं अभी वो करके, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों को 2 चांटे लगाने चाहिए, पहले सोच तो लो भाई साहब जाना कहाँ है। ट्रेन खड़ी, ट्रेन पे बैठ गए, है ना, पूछा आदमी ने कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रही ट्रेन, नहीं दिल्ली जा रही, चलो दिल्ली चलते हैं। ऐसा होता है क्या बताओ? होता है क्या? हो चुका है। विनोबा भावे के साथ जा रहे थे वो क्रांतिकारी बनने, ट्रेन पहले आ गई कहाँ की, गुजरात की, बैठ गए, पहुँच गए गांधी जी के पास, बन गए संत। हुआ है। उन्होंने कहीं बॉम्ब फोड़ दिया था, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, वो भाग रहे थे, वो सोच रहे थे जाऊंगा बंगाल, जाऊंगा मैं क्रांतिकारी बनूंगा, है ना। ट्रेन पहले आ गई गुजरात की, बैठ गए भाई साहब, पहुँच गए कहाँ, गांधी जी के पास, बन गए संत, ले भाई साहब हो गया। ऐसे होता है, इसलिए कहते ट्रेन देख के बैठना चाहिए। बनना था क्रांतिकारी, बन गए संत। विनोबा भावे के साथ एक्चुअल घटना हुई, गांधी जी के पास पहुंचे, गांधी जी को बताया अपना पूरा परिचय, मैं बम फोड़ के आया हूँ, बम बना लेता हूँ, फलाना ठिकाना, आप मुझे कोई काम बताइए, देशभक्ति मेरे अंदर भरी हुई है। गांधी जी ने कहा आलू छीलोगे? उनके आश्रम उस समय खाना बनने का टाइम, तो वो आलू छील रहे थे, उनकी ड्यूटी आलू छीलने में लगी थी। हॉस्टल में ड्यूटी लगती थी ना, हम लोग भी 9 के पढ़े, ड्यूटी लगती थी, आज ये ड्यूटी है, आज ये फलाना वाला लड़का सब्जी लेने जाएगा साथ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उनने कहा आलू छीलोगे, ले भाई साहब। अब उनको बड़ा बुरा लगा, मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, उसे कह रहे आलू छीलो। ऐसे होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये होते हैं जो लीडर, तो जो एक क्रांतिकारी को संत बना डाला और अपने से बड़ा संत बना दिया। विनोबा भावे महात्मा गांधी से बड़े संत हुए हैं, नहीं पता आपको? उन्होंने जो काम किया आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, उनको ज़मीनें दान दिलाई हैं। कैसे? जमींदार के पास जाते थे, कहते कितने लड़के तुम्हारे? उन्होंने कहा 4। उन्होंने कहा 5 हो जाएं, कोई दिक्कत करे, कोई बात नहीं, मुझे गोद ले लो, अपनी ज़मीन के 5 हिस्से करो। 5वां ले लिया, जाके दान कर दिया। उसी का नाम पड़ा था भूदान आंदोलन। क्या नाम पड़ा था? तो ऐसा बड़ा संत मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये मुझे इसलिए आ गया क्योंकि दिमाग में था, मैंने कहा बता दें। तो कैपिटल क्यू है, और ये इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। अब आप इसको लेकर के फीडबैक हमारे बारे में मत बनाइएगा। कैपिटल क्यू है, ये क्या है बताओ? क्यू नॉट है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बताओ? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? रिपेल कर रहे हैं। रिपेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों क्या हैं बोलो? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव एंड स्मॉल। बोलिए, फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए भाई, फील्ड की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आइए बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर जो है फील्ड के बारे में एक बात आपको और बता दें। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड जो होता है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है,
इससे जो फील्ड की डायरेक्शन होती है कहाँ होती है बताओ, दूर की तरफ होती है। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ बनेगी, टूवर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की, वही डायरेक्शन किसकी होती है, फील्ड की होती है। ध्यान रखना, याद रहेगा, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फील्ड की। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न हो, आप वहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख दें और उस पर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, फील्ड की आ जाएगी। बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी एक्सटर्नल चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्लियर हो गया? एफ अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट टेंड्स टू क्या होता है, जीरो। अब आइए, अगर यहाँ पर मान लीजिए आर डिस्टेंस है, सुनिए बात नहीं, अगर आर डिस्टेंस है तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में कितना निकलेगा बताओ, इनके बीच में फोर्स कितना निकलेगा, एफ बराबर क्या हुआ बताओ, ये आया के, ये आया कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। क्यों हो गया कि नहीं हो गया, एफ बराबर हो गया के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट डिवाइड कर दो बच्चा कैपिटल क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। नोट इट डाउन, अगर ना पसंद आए तो बताओ। और ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या निकाला है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हम लोगों ने निकाला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हो गया, बात नहीं करें, इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, आर स्क्वायर के। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आर के साथ, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा। द ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक बनेगा। द ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। हाइपरबोला जानते हो ना, बताया था मैंने कि नहीं बताया था, एक बार मैंने बताया था। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर के है तो पैराबोला होगा। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर n के है तो ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला होता है। इन्वर्सली अगर प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हाइपरबोला मिलता है। समझ में आया? तो ये आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है किसका निकाला है, पॉइंट चार्ज का। किसका निकाला है, पॉइंट चार्ज का। अब देखिए फाइनल फार्मूले में कहीं भी क्या नहीं है, फाइनल फार्मूले में कहीं भी क्यू नॉट नहीं है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं कर रही। क्यों?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू नॉट, ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है बोलो, क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू नॉट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट होता है, बात नहीं करें, जो क्यू नॉट होता है उस पर डिपेंड नहीं करती। हो गया? ग्राफ समझ में आ गया बेटा? और ये जो फॉर्मूले में आपने के लिखा है, के बारे में ही बता दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है कहाँ पर, मीडियम में होता है। ये के आएगा, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशो होता है ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशो होता है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा पूरा एलेबोरेट करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मीडियम आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये के नीचे आया कि नहीं, इसका मतलब ई डैश बराबर क्या मिलेगा, ई अपॉन के मिलेगा। ई डैश बराबर क्या मिलेगा, ई अपॉन के। मीडियम के आने पर क्या होता है, मीडियम के आने पर फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। बोलो, मीडियम के आने पर फील्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अब अगर मान लीजिए के बराबर आपने क्या लिखा, इन्फिनिटी लिख दिया। इन्फिनिटी कहाँ होता है, मेटल्स में होता है, तो यहाँ पर ई डैश बराबर क्या मिलेगा, 0। याद रहेगा, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो 0 होता है। मेटल्स के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 0 होता है। ई डैश बराबर होता है 0। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं बात में फिर से बोल रहा हूँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब ये नहीं कि फील्ड होता नहीं है। फील्ड 2 होते हैं उसके अंदर, नेट 0 होता है। क्या होता है, नेट 0 होता है। कोई कहता फील्ड नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, फील्ड होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन से होते हैं? एक एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर ने बनाया है। क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने कि यहाँ पर एक उन्होंने क्यूब दिया हुआ है ना, और ये क्यूब बनाया है मेटल का, और क्यूब के सेंटर से यहाँ पर जाकर के डी डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा है। ये क्यूब का सेंटर है। अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी
ड्यू टू द, बोलो, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द क्यूब, क्यूब के ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं, बोलो, उसकी वजह से कितना फील्ड होगा। अब समझिए बात को, लोगों ने देखा कि भाई मेटल है, मेटल के अंदर फील्ड जीरो होता है, क्यों? तो कहा भाई आंसर जीरो। नहीं समझ में आ रहा? जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए। ये मेटल का क्यूब है और क्यूब के अंदर क्या हो रहा है, हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसकी वजह से? ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। किसकी वजह से? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। अब आप कहोगे ये कौन सी नई कहानी समझा रहे हैं आप, हैं? एक्चुअली में क्या है कहानी, सुनिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो ये क्यूब ना होता, अगर ये क्यूब मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, हटा दिया मैंने क्यूब, जैसे ही आप यहाँ से क्यूब हटा ही देते हैं फीलिंग आ जाएगी, हटा दिया मैंने यहाँ से क्यूब। अब बताओ इसकी वजह से कितना फील्ड हो गया यहाँ पर, हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया? आया। अब आपने इसको क्यूब को दोबारा रख दिया, अब आप बताइए क्यूब को आपने दोबारा रख दिया, अब बताइए फील्ड क्या है? जीरो। इसका मतलब एक नया फील्ड इधर आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए ये कहाँ से आया है? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आया है। कहाँ आया है? तो ये वाला जो फील्ड होता है ये किसकी वजह से आता है बताओ? ये आता है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ये किसकी वजह से आता है बोलो? ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस आता है। समझ रहे हो ना बात को? ये किसकी वजह से आता है बोलो? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसकी वजह से आता है बोलो? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से आता है। ये पहले से था, ये बाद में आया है। दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया है बताओ? दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया है? ज़ीरो कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों ने मिलकर के ज़ीरो कर दिया है। ये हमारा ई है और ये भी हमारा ई है, दोनों आपस में क्या हो गए बताओ? कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ई की वैल्यू कितनी रही होगी? ई की जो वैल्यू रही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा Q/d²। क्यों आएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ क्या होगा? d²। तो वही तो ये वाला हो जाएगा। क्यों? बस डायरेक्शन का फ़र्क है। ये वाला जो ई था ये दूर था, ये वाला पास में है, तो इसके नाम के आगे, वैल्यू के आगे लिख देंगे टूवर्ड्स Q। क्या लिख देंगे? टूवर्ड्स Q। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ ध्यान रखना है क्या, अगर कोई कहे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो है तो कह देना नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो, फील्ड होता है, लेकिन नेट फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। नेट फील्ड का क्या मतलब है? नेट फील्ड का मतलब एक तो जो चार्ज बाहर रखे होंगे उनका फील्ड, और दूसरा अंदर जो इंड्यूस होगा। भाई मेटल है तो इंडक्शन तो होना ही होना है ना? नहीं होगा इंडक्शन? बताओ। अगर मेटल है तो इंडक्शन तो होना स्वाभाविक है। अगर मेटल है तो इंडक्शन होना स्वाभाविक है। नोट कर लीजिए इसको। बताइए भाई, नोट कर लिया कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। मिटा दें? तो इतनी देर में हम लोगों ने दो फॉर्मूले सीख लिए। कौन कौन से? एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा E=F/Q। तो F का फॉर्मूला क्या होगा? QE। एक तो ये सीख लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? फोर्स ऑन अ चार्ज Q इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भाई? ये F का क्या फॉर्मूला है बताओ? QE होगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज छोड़ दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाया और यहाँ पर आपने चार्ज को छोड़ दिया, Q चार्ज है, तो इस पर कहाँ फोर्स लगेगा बताओ?
इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए? ये हमारा चार्ज क्यू है, ये क्या हो गया बताओ? फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? हैं, इधर लगेगा। अगर ये चार्ज हमारा निगेटिव होता, माइनस क्यू होता है, तो फोर्स कहाँ लगता बताओ? उल्टी तरफ लगता कि नहीं लगता? बताओ, सही है कि नहीं है? अगर मान लीजिए इधर की डायरेक्शन में जाए तो फोर्स लगा, इधर की डायरेक्शन में जाए तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, सही बात है कि नहीं है? फोर्स की डायरेक्शन समझ रहे हो ना आप? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है? पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के क्या लगता है? बोलो, ऑपोजिट लगता है। तो दोनों की डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रहेगा। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये आपका पॉइंट चार्ज का है। किसका है ये? पॉइंट चार्ज का है। ये किसका है बताओ? पॉइंट चार्ज वाला है। ठीक, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं, बाद में उसके लगा लेंगे, है ना। दोनों के बारी बारी से लगा डालते हैं भाई। 2 फॉर्मूले सीखे, जल्दी से लग जाए, दोनों के सीख डालें कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे आप एक्सरसाइज देखिए, उसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज को छोड़ा हुआ है। ठीक, U बराबर 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज को रिलीज किया हुआ है, और अगर आपने चार्ज को इसके अंदर रिलीज किया हुआ है, पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए आफ्टर टाइम t। समझ लीजिए क्वेश्चन को, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये पूछ रहा है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t। क्या पूछ रहा है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? अब यहां पर क्या करेंगे भाई? F का फॉर्मूला लगा देंगे QE। F का फॉर्मूला क्या लगा देंगे बताओ? QE लगा दिया, बात नहीं करें। F बराबर QE, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा QE/m आ जाएगा। V का फॉर्मूला आ जाएगा U + AT, तो यहाँ से U 0 है, A क्या होगा? Q/m × T। क्या आएगा? QE/m × T। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। क्या मिलेगा बच्चा यहाँ से? 12m, इसका स्क्वायर करो, Q² m² T², m कट गया तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 12, और Q² E² m × T²। नोट कर लेंगे, ये वैल्यू आ रही। काइनेटिक एनर्जी इज 12
और क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एलोंग मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है ये? एलोंग। एलोंग मतलब फील्ड की डायरेक्शन में। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? बोलो एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया है बताओ? एक्स एक्सिस में जा रहा है। और पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है कहां किया गया है? वाई एक्सिस में किया गया है। ये देखो, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है बेटा? एक्स एक्सिस में। प्रोजेक्ट कहां किया गया है? वाई एक्सिस में। ये पार्टिकल घूम करके किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में। इसका पाथ कैसा होगा बच्चा? पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा? इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। चलिए, कैसा पाथ होगा? पूछ रहा है कैसा पाथ है इसका, तो ये पैराबोलिक पाथ है। पाथ विल बी पैराबोलिक, तो वही वो पूछ रहा है, पैराबोलिक है तो पाथ है। तो इक्वेशन बताइए पाथ की। इक्वेशन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो एक्स में गया है और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किधर किया गया है? वाई में। ये देखो, पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा और मोशन वो इधर कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद घूम नहीं जाएगा इधर? बताओ, पार्टिकल को कहीं फेंक दो, अंत में पता कहाँ चला जाता है? फोर्स की डायरेक्शन में। पार्टिकल को आप कहीं फेंक दो, वो हमेशा लास्ट में कहाँ जाएगा बताओ? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जाता है। भैया बॉल को ऊपर फेंक दो, अंत में आएगी तो नीचे ना। कितना भी उड़ ले, गिरना तो नीचे ही है। आया समझ में कि नहीं आ रहा? तो यहाँ क्या हो गया भाई? ये हमारा क्या हो गया है? क्यू चार्ज है। और यहाँ पर ये क्या हो गया भाई? फोर्स की डायरेक्शन हो गई इसमें। ये आपका हो गया। इधर की तरफ कौन सा पाथ जा रहा है? बोलो पैराबोलिक पाथ जा रहा है। कैसा पाथ है ये? पैराबोलिक है। बात को समझ लीजिए, द पाथ इज पैराबोलिक। पाथ इज पैराबोलिक। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप दोनों को अलग अलग कर दो, एक्स अलग कर दो, वाई अलग कर दो। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक्स अलग कर दो, वाई अलग कर दो। आया समझ में कि नहीं? एक्स वाले को अलग कर दो, वाई वाले को अलग कर दो। आपने एक्स को अलग किया, वाई को अलग किया। एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है कितना? बोलो क्यू ई। एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है? क्यू ई। वाई एक्सिस का फोर्स बताओ बच्चा? 0। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाई एक्सिस का फोर्स कितना हो रहा है? 0। इधर आइए, एक्स एक्सिस का एसलेशन कितना होगा? क्यू ई अपॉन एम। वाई एक्सिस का एसलेशन बोलिए 0। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई, मोशन को किस में ब्रेक कर दिया बताओ? एक्स का अलग ब्रेक कर दिया, वाई का अलग ब्रेक कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? एक्स में अलग ब्रेक कर दिया, वाई में अलग ब्रेक कर दिया। अब यहाँ देखो, अगर इसमें एसलेशन हो रहा है तो क्या होगा? अगर इसमें एसलेशन हो रहा है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। क्यों? एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी जा रही है क्या? हाँ या ना? अरे कोई वेलोसिटी नहीं है भैया। जो भी वेलोसिटी शुरुआत में दे रहे हैं कहाँ है? वाई एक्सिस में है। एक्स में है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर लगाओगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा? ये सीधा सीधा मिलेगा वी नॉट इंटू क्या होगा? टी। नोट करिए इसको।
अब रुक जाओ भाई, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, x को अलग कर लिया, y को अलग कर लिया। क्यों? x को अलग कर लिया, y को अलग कर लिया। x वाले में एसलेशन है, y वाले में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे ये x और y क्या है? हो रहा कन्फ्यूज़न कि नहीं हो रहा है कि सर ये x और y क्या लिखे पड़े हैं? तो यहाँ देखो, जब ये पार्टिकल आगे जाएगा, मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली क्या है? y है। उसने x में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, y में कितना किया है? ये हमारा x और y है कि नहीं? बोलो, x में जो डिस्प्लेसमेंट किया वो ये है और y वाला डिस्प्लेसमेंट ये है। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? अब यहाँ से t निकाल लेंगे। t बराबर आएगा y अपॉन वी नॉट। क्यों? t बराबर क्या मिलेगा? y अपॉन वी नॉट। तो x बराबर क्या मिलेगा? हाफ। ax की जगह क्या लग गया? QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। तो y स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ये कितना होगा बताओ? हाफ QE अपॉन एम, वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा? अब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? y स्क्वायर की हो गया। अब सुनो ध्यान से, कभी भी इक्वेशन x और y में बने, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोला जाता है? याद रहेगा, एक शब्द का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टेड बॉडी। किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया गया तो उसका जो पाथ होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करना है। यहाँ देखिए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर के है। अभी मैंने बताया था कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर को हो या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए? x स्क्वायर के। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। बताया था कि नहीं बताया था? ये वही चीज़ है भाई, आपके सामने जो है वही चीज़ है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहलाता है ये? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, पाथ कैसा हो गया भाई? पैराबोलिक। पाथ इज पैराबोलिक। एक्स एक्सिस में आपने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। और वाई एक्सिस में आपने क्या किया है? वाई एक्सिस में पार्टिकल को क्या दे रखी है बताओ? वेलोसिटी दे रखी है। तो पाथ कैसा हो जाएगा बोलो? पैराबोलिक। ठीक, तो अब बताइए, एफ इक्वल टू क्यू ई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, एफ इक्वल टू क्या है? क्यू ई। कब लगता है ये फॉर्मूला बताओ? जब किसी पार्टिकल को फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए। कब लगता है ये फॉर्मूला? जब किसी पार्टिकल को कहाँ छोड़ दिया जाए? फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए। हमने किसी पार्टिकल को लिया और कहाँ छोड़ दिया? फील्ड के अंदर। जैसे ही हम पार्टिकल को फील्ड के अंदर छोड़ेंगे क्या होगा? वो पार्टिकल मूव करेगा। क्या करेगा? वो मूव करेगा। और अगर पार्टिकल मूव करेगा तो इसका क्या मतलब है? उसका जो पाथ होगा वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया, कौन सा वाला डिस्कस किया? एफ इक्वल्स टू क्यू ई वाला किया है अभी। अच्छा, इसमें एक पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो मैंने छोड़ा था, जरा उसको जल्दी से देख लो। यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक बॉल है सॉरी, और इस पर हमने चार्ज क्यू दे दिया और इसको लटका दिया है पेंडुलम बना करके। क्या किया है? इसको पेंडुलम बना करके हमने लटका दिया है। इसको समझिएगा बात को, इसको हम लोगों ने पेंडुलम बना करके सस्पेंड कर दिया है, लटका दिया है। अब बात को सुनना है बहुत गंभीरता से। क्या? जैसे ही आप पेंडुलम को लटकाओगे और बगल में टेस्ट चार्ज लेकर के आओगे। क्या लेकर के आओगे? कौन लेके आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज। हम इधर से टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? क्या पूछ रहे हैं ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होता है बताओ? ये चार्ज होता है, क्यू नॉट लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा?
क्योंकि ये जो बेटा टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं ना, कितना भी छोटा लाएंगे, कितना भी मतलब कितना भी, ये अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। क्यों? ये सस्पेंडेड है। क्या है ये? अब अगर सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, वैक्यूम में लटका हुआ है, तो रुक नहीं पाएगा। कितना भी छोटा चार्ज लाओगे डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि नहीं, ये दूर चला जाएगा। और जैसे ही दूर चलेगा क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ी, और डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। अगर फोर्स घट गया तो क्या होगा है, आप उतनी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे जितना कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे आपका वजन 60 किलो है, मशीन पे खड़े हुए उसने 50 बताया, तो क्या 50 के हो गए? मशीन खराब है। नहीं समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? मशीन खराब है ना, मशीन उतना वेट नहीं नाप पा रही है जितना नापना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि हम Q0 पास में ले गए, और जब Q0 पास में ले गए वो दूर चली गई। अगर वो दूर चली गई तो क्या हुआ, बोलो? दूर चले जाने से क्या हुआ, हम एक्चुअली में फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, और अगर एक्चुअली में फोर्स नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन F/Q0 आएगी कि नहीं आएगी? क्या आंसर होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन क्या होगा, F/Q0। F/Q0 हम नापेंगे, बोलो बोलो नहीं, F/Q0 क्या होगा, नापेंगे। और E होता है, पहले से था, मान लो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 था और हमने कैलकुलेट किया 8, तो 8 होगा कि 10 होगा? होना तो 10 चाहिए था, ये वाला तो गलत है। लेकिन अब करें क्या, हम तो 8 ही नाप पाएंगे। हम कितना नाप पाएंगे बताओ, 8, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नापने का तरीका कोई और तरीका है ही नहीं। देयर इज़ नो एनी अदर मेथड। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप कहना सर फोर्स निकाल लो, Q0 से डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना। आपके पास और कोई तरीका नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी अदर मेथड। आपके पास कोई और मेथड नहीं है, बात को समझ लीजिएगा। आपके पास केवल और केवल एकमात्र मेथड क्या है, F निकालो, Q0 से डिवाइड करो, और कोई तरीका आपके पास नहीं है। लिख डालिए इसको, तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन F/Q0।